ऑल राइट, वी आर लाइव। हम लाइव हैं विपिन जी। जी जी। सभी को नमस्कार। उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के एज के तले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आचार्य विपिन पथिक आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे मुख्य अतिथि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितने भी लोग हैं आप लोग कृपया कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ सभी की प्रॉपर सुनाई पड़ रही है, मेरी आवाज़ आपके पास आ रही है। ओके, ऑल राइट। जैसा कि आपको विदित है कि उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ 1 मई से 15 मई तक ऑनलाइन वेबिनार आयोजित कर रहा है, जिसमें पिछले विगत दिनों में दो हमारे मुख्य अतिथियों ने अपना उद्बोधन दिया है। 1 मई को डॉक्टर विजयलक्ष्मी जायसवाल और 2 मई को डॉक्टर NL जिज्ञासु सर ने कोरोना प्रबंधन पर अपनी राय रखी, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सराहा और अपने प्रश्न पूछे। आज के सेशन के लिए भी आप सभी लोग तैयार रहें। हमारे बीच में जो अतिथि हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे यूपी नहीं, उत्तर प्रदेश ही ना सही, सिर्फ पूरे विश्व में सर को सभी लोग भली भांति जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा या अन्य चिकित्सा प्रणालियों में रहते हैं वो सब जानते हैं। और मैं इस परिचय के लिए मैं आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ की सह सचिव डॉक्टर सोनाली धनवानी जी को कि वो आए और सर का संक्षिप्त रूप से परिचय ज्ञापित करें। डॉक्टर सोनाली धनवानी जी। नमस्ते सर, सभी दर्शकों को शुभ प्रभात और नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत यादव सर हैं। डॉक्टर अमरजीत यादव सर फैकल्टी ऑफ योगा एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे योग का वैज्ञानिक स्वरूप। सर के बारे में बताना चाहेंगे। सर काफी सालों से योग से जुड़े हुए हैं। कई योग जितने भी इंटरनेशनल योग डे होते हैं जैसे 2015-16 से, तो सर ने बहुत ही अच्छे से उसमें अपनी प्रतिभा निभाई है। 2016, 17, 18 KGMU में भी सर जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं योग के मार्ग में। सर आज आपसे चर्चा करेंगे योग का वैज्ञानिक स्वरूप। इसके बारे में हम आपसे जानेंगे कि किस तरीके से योग आज के टाइम पे, जैसे अगर हम चाहते हैं कि कोरोना काल में मनुष्य अपने आप को बचा के रखे, संक्रमित ना हो, किस तरीके से योग काम आ सकता है, किस तरीके से योग हमें इम्पोर्टेंस देता है और हमें बचा के रखता है, योग का क्या महत्व है और क्या उसका वैज्ञानिक स्वरूप है। यहाँ से ही आज हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। नमस्ते। क्या मैं बोलूं? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। आप सभी लोगों को प्रणाम। और मैं आप लोगों का अभिवादन करता हूं कि इस वैश्विक महामारी के दौरान जन सामान्य के लिए, योग के विद्यार्थियों के लिए और योग के शिक्षकों, चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण वेबिनार का आयोजन किया है। यह कार्य वर्तमान कोरोना क्राइसिस को देखते हुए सराहनीय है और इसी बिंदु के कारण मैं आप लोगों से जुड़ भी रहा हूं। दूसरी तरफ हम सभी का उत्तरदायित्व है कि जिसके पास जो भी है स्वास्थ्य संरक्षण से संबंधित विषय का ज्ञान या संक्रमण से बचाने का विषय का नॉलेज, उसको एक दूसरे को शेयर करें। तो इस संस्था के इस महत्वपूर्ण आयोजन के क्रम में इस संस्था के अध्यक्षा श्रीमती विजय लक्ष्मी जायसवाल जी, मेरे पूर्व परिचित देश के प्रतिष्ठित योग प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जी, आनंद जी नाम से हम लोग उनको आनंद गुरु जी नाम से हम लोग पुकारते हैं आदर सहित, और ऊर्जा से परिपूर्ण विपिन पथिक जी। इसके अतिरिक्त इस संस्था के विभिन्न पदाधिकारी, सदस्य
और जाहिर है आप लोगों ने खेल संघ बनाया है तो इसमें रेफरी होंगे, जज होंगे और भी तमाम तरह का निर्णायक मंडल होगा। उन सबका इस अवसर पे हार्दिक स्वागत और अभिवादन। इस कार्यक्रम में ढेर सारे विद्यार्थीगण भी शामिल होंगे, उनका भी अभिवादन, क्योंकि आने वाले समय के भविष्य हमारे विद्यार्थी हैं, तो एक बार पुनः उनका विशेष अभिवादन। आज मैं आप लोगों के, चूंकि मेरा 12 बजे से एक और कहीं बोलना है, तो उससे पहले मैं अपना व्याख्यान समाप्त करूंगा। आज मैं आप लोगों के समक्ष योग का वैज्ञानिक स्वरूप, इस संदर्भ में अपने विचार रखना चाहूँगा। योग का वैज्ञानिक संदर्भ से यहाँ मतलब है कि योग की कौन सी वैज्ञानिकता है जो कोरोना क्राइसिस से हमको सुरक्षित रख सकती है, इम्यूनिटी डेवलप कर सकती है और हेल्थ को डेवलप कर सकती है। तो योग का वैज्ञानिक एस्पेक्ट पे डिस्कस करने से पूर्व मैं आप लोगों के बीच में अपना विचार कुल 10 बिंदुओं पे रखूंगा, जिसका पहला बिंदु होगा योग की वैज्ञानिकता, दूसरा बिंदु होगा कोरोना क्राइसिस एंड हेल्थ, कोरोना संकट और स्वास्थ्य, तीसरा बिंदु होगा इफेक्ट्स ऑफ आसनास ऑन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर पर आसनों का प्रभाव, और चौथा होगा लंग्स एंड प्राणायाम, फेफड़े और प्राणायाम, पांचवा बिंदु होगा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का शरीर क्रिया पे प्रभाव, छठवां बिंदु होगा योगिक प्यूरिफिकेशन सिस्टम, यौगिक शरीर शोधन इसको आप कह सकते हैं, यौगिक लाइफ स्टाइल, और आठवां ऑक्सीजन, नौवां यौगिक डाइट, और 10वां सबसे अच्छा और योग के बहुत ही नज़दीक पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। तो ये मेरे पूरे व्याख्यान के ये 10 बिंदु हैं और 12 बजे से पहले मैं ख़त्म करूंगा, क्योंकि आप लोगों से तुरंत बाद मुझे कहीं एक इंटरनेशनल फोरम पे भी जाना है। तो पहले बिंदु के बारे में बात करें, योग की वैज्ञानिकता का। मूलतः योग विषय एक दर्शन का विषय है। उसके अतिरिक्त योग बॉडी, माइंड और सोल, शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने का एक सशक्त माध्यम है। तो इन संदर्भों में आप देखा जाए तो योग की जो शिक्षा है, विशेषकर यम नियम, आसन, प्राणायाम या इसके अलावा जो भी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस है, जैसे आसन को ही आप ले लो, तो तमाम तरह के वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि विभिन्न प्रकार के आसन शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं, शरीर के नर्वस सिस्टम, चाहे वो CNS हो, ANS हो, PNS हो, ये तीनों नर्वस सिस्टम्स को भली भांति प्रभावित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्किन, डर्मिस, एपिडर्मिस, फिर उधर हाइपोथैलेमस, स्पीच पॉइंट, नॉलेज और जो विवेक, बुद्धि, नर्वस सिस्टम्स के माध्यम से तमाम तरह के हार्मोनल चेंज होते हैं, उसको कंट्रोल करने में योगासन, विशेषकर जो ग्लैंडुलर इफेक्ट्स वाले आसन हैं, उनका महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसके अलावा योग के जो प्राणायाम है, ब्लड की शुद्धि के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिशंस के लिए, एक्सक्रेशंस के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और वर्तमान कोरोना क्राइसिस में
तो संपूर्ण विश्व ने इसकी वैज्ञानिकता को मान लिया है, प्रमाणित कर दिया है। तो इस प्रकार योग वैज्ञानिक ढंग से व्यक्ति के शरीर में हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी। हेल्थ तभी आएगा जब शरीर का सारा सिस्टम अच्छे से कार्य कर रहा है। दूसरी तरफ जो योगासन है, शरीर के सिस्टम में रिद्म पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है। हैप्पीनेस उसी समय आएगी जब हमारी ब्रेन वेव्स, मस्तिष्क की तरंगे स्वाभाविक हैं। उसके लिए मेडिटेशन, तमाम तरह के रिसर्च है जो ब्रेन वेव को संतुलित रखने में मदद करती हैं। उसके अलावा हार्मोनी मतलब लयबद्धता, जीवन में लयबद्धता वाणी के स्तर पे, कर्म के स्तर पे और फंक्शन के स्तर पे तभी आएगी जब हमारे जीवन में हमारे फिजिकल बॉडी और माइंड दोनों में बैलेंस है। तो वैज्ञानिक ढंग से योग इन सारे एस्पेक्ट को टच करता है, तो उसकी यहाँ पे वैज्ञानिकता प्रमाणित होती है। अगला मेरा बिंदु होगा कोरोना क्राइसिस एंड हेल्थ। जैसा कि मैंने पहले कहा, संपूर्ण विश्व इस एक विचित्र प्रकार की महामारी से जूझ रहा है और संपूर्ण मानव समुदाय के सामने जीवन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित इस वायरस के कारण एक संकट खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ यह दुश्मन अदृश्य है और मैं समझता हूं कि जो दुश्मन अदृश्य होता है उससे सामना करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर असंभव नहीं होता है। जैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से डॉक्टर्स की राय या वैज्ञानिकों की राय आप देखोगे, जो कोरोना वायरस है उसका एक सर्टेन आकार है, उसकी साइज है, गोल सा है, ऊपर कांटे जैसा स्ट्रक्चर है। तो ऊपर जो कांटे जैसा स्ट्रक्चर है वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। फिर जो गोल स्ट्रक्चर है उसमें उसका जेनेटिक ऑर्गन्स है। तो ऊपर जो कांटे जैसा स्ट्रक्चर है वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है और वही प्रोटीन हमारी सेल से चिपक जाता है। और ये जो वायरस है ये आरएनए वायरस है, इसलिए आप देखोगे कि लंग्स में जैसे ये टच करता है फिर फटाफट लगातार बहुत ही तीव्र गति से वो मल्टीपल अपने स्वभाव में आ जाता है। इसलिए आप देखोगे कि अभी सुबह आदमी ठीक था और शाम तक उसको ब्रीथलेसनेस होने लगा, बहुत ही कमजोरी आने लगी। मतलब क्या होता है कि चूंकि आरएनए वायरस है, फिर उसका जो जेनेटिक कंटेंट है वो सब सारी चीज़ें मिला करके बहुत ही अन्य वायरस की अपेक्षा बहुत ही तेजी से उसको अपनी गुणात्मक वृद्धि करता जाता है। मतलब कई गुना उसको इन्फेक्शन करने के चांस मिल जाते हैं। तो ये जो वैक्सीन आ रही है या जो भी नेचुरल तरीका है इससे बचाव का, वैक्सीन क्या करता है, ऊपर जो नुकीला मैंने नाम दिया इसका मतलब आम लोग समझें, और इसलिए मैं इस तरह से कह रहा हूँ। जो नुकीला ऑर्गन है उस प्रोटीन को डैमेज करने की कोशिश एंटीबॉडी के द्वारा उसको मतलब इनएक्टिव करने की कोशिश की जाती है, जिससे वो वहाँ पे सेल में वो चिपक ना पाए और फिर उसका मल्टीपल ना हो पाए। तो इस दिशा में जो वैक्सीन है वो काम करती है। इसलिए कोरोना क्राइसिस में जो भी नेचुरल तरीका हम अपना रहे हैं वो भी ठीक है, उससे एंटीबॉडी बन रही है, ये वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित भी हो रहा है और उसका प्रत्यक्ष लाभ भी मिल रहा है। मगर ये जरूरी नहीं कि वैक्सीन के भरोसे रहें। योग प्राकृतिक चिकित्सा में भी जो चीज़ें हैं आगे मैं बताऊंगा उसका भी इस्तेमाल करें। प्लस कोरोना क्राइसिस के दौरान जिस हम देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, वहाँ के जो सरकारी नियम हैं उनके भी पालन करें। देखिए, कोरोना से ग्रसित हो जाने के बाद केवल वो व्यक्ति ही नहीं उससे पीड़ित होता है या उससे सफरिंग में होता है, उसके परिवार के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं, भले उनको इन्फेक्शन ना हो। वो जिस मोहल्ले में रहता है या जिस सोसाइटी में रहता है उसके जानने वाले भी उससे प्रभावित होते हैं और पूरा स्टेट प्रभावित होता है, क्योंकि व्यक्ति समाज की एक सूक्ष्मतम इकाई है, एक छोटी इकाई है। तो यदि व्यक्ति प्रभावित हो रहा है तो इंडिविजुअल वो तो प्रभावित हो ही रहा है, उसके परिवार के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसके सगे संबंधी प्रभावित हो रहे हैं
उसके आसपास का वातावरण प्रभावित हो रहा है, या पूरे प्रदेश में ऐसा हो जाए या पूरे देश में हो जाए, तो सभी लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि कोरोना का जो इन्फेक्शन है केवल शरीर को ही प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमारे मेंटल लेवल को भी प्रभावित कर रहा है, सोशल एस्पेक्ट को भी प्रभावित कर रहा है, और स्पिरिचुअल लेवल पे भी हमको प्रभावित कर रहा है। जैसे शरीर में इन्फेक्शन हो गया तो इम्यूनिटी यदि हमारी नहीं अच्छी है तो इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने बताया, इस वायरस का नेचर क्या होता है, फटाफट वो मल्टीप्लाई करता जाएगा और बहुत ही तीव्र गति से उसका इन्फेक्शन शरीर में फैल जाएगा, विशेषकर फेफड़े को प्रभावित कर लेगा। तो क्या है, फिर उस व्यक्ति का फिजिकल हेल्थ नीचे आ गया, फिजिकल हेल्थ का स्टेटस उस व्यक्ति का नीचे आ गया। उसके बाद समाचार पत्रों से, न्यूज़ से जो भयावह इसकी स्थिति उसके सामने जो आ रही है, जबकि उस व्यक्ति को पता है कि मुझे इन्फेक्शन हो गया, मैं पॉजिटिव हो गया, तो कोरोना होने के जो दुष्परिणाम है, जो जीवन पे संकट है, उसके मस्तिष्क पटल पे अंकित हो जाएगा। तो वहाँ पे फिर उसका मेंटल हेल्थ नीचे आ जाएगा। इसके अलावा जैसे मान लो मुझे ही कोरोना हो गया, तो मेरा फिजिकल हेल्थ तो कमज़ोर हो ही गया, मेंटल लेवल पे मैं कमज़ोर हो गया यदि मैं अच्छे ढंग से अपने आप को मैनेज नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ कुछ इस तरह की ये बीमारी है कि जिसको ये इन्फेक्शन हो जाता है तो लोग उसके संपर्क में आने से बचते हैं, और बचना भी चाहिए। तो क्या है, कोई आपका सगा संबंधी या कोई विशिष्ट व्यक्ति या कोई विशेष आपका मित्र, रिश्तेदार आपसे मिलना भी चाहता है तो वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ तक कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं वो भी नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक सामाजिक दूरी बनती है, और न चाहते हुए भी हम उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, तो उससे हमारा जो सामाजिक दायरा है, सामाजिक स्वास्थ्य उसको बोलते हैं, वो प्रभावित होता है। इसके अलावा इस इन्फेक्शन का इतना डर और भय व्याप्त हो गया है कि हम चाहते हैं कि फला आदमी फला चीज़ के लिए तड़प रहा है, तो जो हमारी आध्यात्मिकता है, जो हमारे मानवीय गुण हैं, वही हमारी आध्यात्मिकता है। हम रोज पूजा करते हैं, वो आध्यात्मिकता नहीं है। हर मनुष्य के अंदर मानवीय गुण है, वो गुण व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि यह गलत हो रहा है, इसमें मदद करना चाहिए। तो हर व्यक्ति दयालु है, संतोषी है, उसमें मानवीय गुण है, वैल्यूज हैं, जीवन की समझ है, मगर वो चाहते हुए भी उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे फिर उसका आध्यात्मिक स्तर पे थोड़ा सा स्तर नीचे आता है। तो WHO कहता है कि हेल्दी होने का मतलब ये है कि फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली वह व्यक्ति वेलबींग की कंडीशन में हो, मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ढंग से जो सामंजस्यपूर्ण स्थिति में है, कल्याणजन्य स्थिति में है, वही स्वस्थ है। मगर इस बीमारी के कारण, एक विशेष इन्फेक्शन के कारण व्यक्ति का फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, मेंटल हेल्थ प्रभावित हो रहा है, सोशल हेल्थ भी प्रभावित हो रहा है, और उधर फिर स्पिरिचुअल हेल्थ भी प्रभावित हो रहा है। तो टोटलिटी में मतलब टोटल हेल्थ इसको बोलते हैं, होलिस्टिक हेल्थ इसको बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि उसका होलिस्टिक हेल्थ प्रभावित हो रहा है तो जाहिर है फिर उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के नीचे आने का, उसके स्तर में कमजोरी आने की पूरी संभावना बनती है। इसलिए इस विशेष वायरस से लड़ने का संकल्प या लड़ने का रास्ता ये है कि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कोशिश करें, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने की कोशिश करें, सोशल हेल्थ को अच्छा रखने की कोशिश करें, और स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा रखने की कोशिश करें। देखिए, ये तन बीमार हो गया तो किसी दशा में डॉक्टर का इंजेक्शन है, वेंटिलेटर है, फला है, ये है, वो है। तन की चिकित्सा तो आप एक लेवल पे कर लोगे, मगर इस बीमारी में वो भी संभव नहीं हो पा रहा। मगर मन, उधर समाज और उधर स्पिरिचुअल चीज, इसके लिए कोई इंजेक्शन, कोई दवा, कोई ड्रिप्स, कोई ऑक्सीजन, ऐसा कोई चीज बनी नहीं कि नाक से डाल दिया जाए कोई केमिकल और आदमी हो जाए। तो अपने आप को खुद इन सारे एस्पेक्ट को समझना होगा, जिससे हम इस संकट में, कोरोना क्राइसिस में अपने हेल्थ को मेंटेन करते हुए, उसका मैनेजमेंट करते हुए इस विपरीत परिस्थितियों से आगे निकलने में सक्षम हो पाए। तीसरी मैं पॉइंट से बात करूंगा, इफेक्ट्स ऑफ योगासनास। देखिए, एक्सरसाइज और आसन दोनों में बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है।
व्यायाम और आसन दोनों अलग अलग एस्पेक्ट है। मैं ये नहीं कहता कि एक्सरसाइज खराब है या उसका कोई नहीं फायदा है, व्यायाम का भी अपने खूब फायदे हैं, मगर आसनों का व्यायाम से कहीं अधिक साइंटिफिक ढंग से फायदे हैं। तो यहाँ पे शरीर पे क्या आसनों के इफेक्ट्स पड़ते हैं, और जितना समय उपलब्ध है उतना मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, इस शरीर में डिफरेंट तरह के सिस्टम कार्यरत हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है। तो शरीर के सारे सिस्टम्स के काम जब स्वाभाविक ढंग से होते रहते हैं तभी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी अच्छी बनी रहेगी, क्यों न वो कोरोना का इन्फेक्शन से संबंधित ही हो। दूसरी तरफ 21वीं सेंचुरी में कुछ इस तरह की हमारी लिविंग हो गई है, कुछ इस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है कि आप देखोगे छोटा बच्चा भी मैं नहीं कह रहा सारे बच्चे बीमार हैं, मगर छोटे बच्चे की भी इम्यूनिटी लो है। फिर 10 साल के बाद आने के बाद एक आध बीमारियां हो जाती हैं, 20 साल 25 साल के बाद कई तरह की शारीरिक या मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, और 50 के बाद तो ढेर सारी, एक आदमी के साथ 1 या 2 बीमारियां जरूर है, मगर सभी लोगों के साथ नहीं है, मगर ढेर सारे लोग ऐसे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हमने योगिक लाइफ स्टाइल नहीं अपनाया या आइडियल लाइफ स्टाइल नहीं अपनाया। तो इस बेस पे हम ये कहना चाहते हैं कि आप प्रॉपर योगासनों का अभ्यास करेंगे तो शरीर के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है शरीर का, डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए आपकी इम्यूनिटी का 70 से 80% दारोमदार आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, पाचन तंत्र अच्छा है, तो आपकी इम्यूनिटी भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि अच्छा बनी रहेगी। ये तमाम तरह के साइंटिफिक अनुसंधान हो चुके हैं। तो योग में तमाम तरह के ऐसे आसन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रभाव डालते हैं। तो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रभाव डालने वाले आसन हैं उनकी वैज्ञानिक स्टडी ये कहती है कि जैसे हम कोई भोजन ले लेते हैं, फिर वो भोजन स्टमक में, एसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ गया और वहाँ पे स्टोर हो गया। फिर स्टमक में आने के बाद जो गैस्ट्रिन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से गैस्ट्रिन हार्मोन्स निकलेगा उस खाने में मिलने के लिए। उसके अलावा स्टमक के अंदर ही रेनिन, पेप्सिन, पेप्सिनोजिन, ये बहुत बड़ा केमिकल प्रोसेस है, मगर वो मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ, मेन चीज़ बता रहा हूँ। रेनिन, पेप्सिन, पेप्सिनोजिन, इससे संबंधित क्रियाएं होती हैं। तो तमाम तरह के स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो लोग योगिक लाइफ स्टाइल अपनाते हैं और नियमबद्ध ढंग से योगासनों का अभ्यास करते हैं तो उनके स्टमक में होने वाली भोजन को पचाने से संबंधित जो क्रियाएं हैं, जो रासायनिक विशेषकर क्रियाएं हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन्स का प्रॉपर सिक्रेशन, फिर रेनिन, पेप्सिन से संबंधित जो रासायनिक क्रियाएं हैं बहुत ही उन्नत ढंग से होती हैं। इसके बाद यदि पेट पे या डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रभाव डालने वाले आसन आप करते हैं तो फिर स्टमक से 4 ग्राम के आसपास भोजन फिर नीचे की तरफ आता है, छोटी आंतों की तरफ। देखिए योग कितना वैज्ञानिक है आसन। वहाँ पे छोटी आंतों के अंदर नेचुरली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का मतलब वो 2 हिस्से में डिवाइड है, सेगमेंटल और पेंडुलर। तो जो व्यक्ति उनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा नहीं है मगर प्रॉपर योगिक लाइफ स्टाइल अपनाता है और पेट पे प्रभाव डालने वाले, डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रभाव डालने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं, तो जो आंतों के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, मीन्स सेगमेंटल और पेंडुलर जो मूवमेंट्स हैं, वो बहुत ही नेचुरल ढंग से होने लगता है, जिससे भोजन के अंदर जो पोषक तत्व है उसको शरीर को मिलने में आसानी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा योगासनों के माध्यम से एक बहुत बड़ा चमत्कारिक अनुसंधान है और वैज्ञानिकता उसकी प्रमाणित होती है। इसके अलावा छोटी आंतों के अंदर आप लाखों की संख्या मान लीजिए छोटे छोटे विलय होते हैं, मतलब उभरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं। उसका हिंदी मुझे याद नहीं आ रही, हाँ उसको अंकुरक बोलते हैं हिंदी में, उस विलय को, विलाई को।
देखिए वो कितना कुदरत ने अद्भुत बनाया है। वो जो विलाइज हैं छोटी आंतों के अंदर, उनका काम ये होता है कि जो भी चीज़ें हमने खाई है डाइजेस्टिव प्रोसेस होने के बाद छोटी आंत में जो चीज़ें आ गई हैं उनमें कितना पोषक तत्व है, केवल वो पोषक तत्व को सोख लेता है विलाइज, जो हजारों लाखों की संख्या में होता है, उसको सोख करके लैक्टियल के थ्रू फिर ब्लड को दे देता है, और फिर ब्लड में आ जाने के बाद वो सर्कुलेट होकर हमारे शरीर को ताकत और ऊर्जा मिलती है। तो अच्छा जो साधक है या योग प्रैक्टिशनर्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रभाव डालने वाले आसनों का अभ्यास करता है, खान पान उसका अच्छा है, तो जो विलाई की जो फंक्शनिंग है यदि वो अच्छी ढंग से नहीं हो रही है शरीर में या आंतों में, तो वो फिर बहुत ही अच्छे ढंग से पेट पे प्रभाव डालने वाले आसनों के कारण वो स्टिमुलेट हो जाता है। उसके बाद फिर वो जो भी बचा उसमें से विलाइज ने ले लिया खाने में से पोषक तत्व जो भी आपने खाया था, उसके बाद बड़ी आंत में वाटर, म्यूसिन, साल्ट से संबंधित क्रियाएं होती हैं। यदि आप अच्छे से योगाभ्यास करते हैं, विशेषकर ऐसे आसन जो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करते हैं, तो बड़ी आंतों के अंदर जो 3 मैंने चीज़ें बताई वो भी प्रॉपर हो जाता है। फिर स्टूल का पास आउट होने वाले जो प्रोसेस है वो भी प्रॉपर ढंग से हो जाता है। तो इस तरह का एक इसके बहुत ही डिटेल स्टडी है, मेरे भी तमाम रिसर्च पेपर इसमें छपे हुए हैं मगर अभी उतना समय नहीं है। तो इस तरह के इसके बढ़िया इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हृदय और रक्त परिसंचरण संस्थान है, शरीर में लगातार ढेर सारी रासायनिक और शारीरिक और भौतिक और रासायनिक, फिजिकल और केमिकल ढेर सारा प्रोसेस लगातार होता रहता है। तो ब्लड के अंदर भी तमाम तरह की ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। तो ऐसे लोग जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे प्रभाव डालने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं तो उनके ब्लड की टॉक्सिसिटी बढ़ने नहीं पाती है, और यदि ब्लड में टॉक्सिसिटी या कोई फॉरेन मैटर आ भी जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, तो उसको फिर शरीर को एलिमिनेट करने में बहुत ही आसानी होती है। जैसे अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल भी और बैड कोलेस्ट्रॉल भी है, मगर जो लोग व्यायाम नहीं करते या योगासन नहीं करते या यूँ मान लो जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते तो उनके कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं वो फिर ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ब्लड वेसल्स का, उसमें उसका धीरे धीरे एलिमिनेशन एक्यूमुलेशन हो जाता है और बाद में फिर वो रोग का कारण बनता है। वहाँ की आर्टरीज या जो भी ब्लड वेसल्स है वो खराब हो जाती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए तमाम तरह के ऐसे प्राणायाम हैं या योगासन हैं जिनके आप हम अभ्यास करेंगे तो ये जो टॉक्सिन्स हैं या जो फॉरेन मैटर हैं वो ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे और शरीर से बाहर निकल आएंगे। देखिए जो हृदय की मांसपेशी है, जो कार्डियक मसल्स है, बहुत ही यूनिक मसल्स हैं, वो लगातार काम करती है। वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल और कार्डियक मसल। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स ये तो थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हैं, मगर जो कार्डियक मसल वो लगातार काम कर रही है। तो अच्छा योगाभ्यास करने से, मैं देखिए पर्टिकुलर आसन का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मेरा इसमें एक सिद्धांत है, मैं आगे जाके बताऊंगा क्यों मैं नहीं ले रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम में बता दूंगा। इसका एक रहस्य है, यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, इसलिए योग बहुत ही साइंटिफिक होने के साथ साथ हम लोगों ने इसको जनरल कर दिया है, इसलिए कुछ एकेडमिक इसका कमजोर हो रहा है। तो ऐसे योगासन जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे प्रभाव डालते हैं उनके अभ्यास आप करोगे तो जो कार्डियक मसल्स है वो भी मजबूत बनी रहती है, उसके अंदर की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अच्छी बनी रहती है, और पेरिकार्डियम और जो भी एओर्टा है या जो वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर ढंग से और बढ़िया ढंग से होती रहती है। इसके अलावा जो यूरिनरी सिस्टम है, इसमें भी एक यूनिक सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम। उधर जो किडनी है उसके अंदर नेफ्रॉन्स है, उसके साइड में हाइलम, कॉर्टेक्स। तो ये पाया गया है कि आप अच्छे ढंग से योगाभ्यास करें, संतुलित जीवनचर्या आपकी रहती है, तो जो नेफ्रॉन्स के जो काम है उसको फिल्टर करने वाला वो बहुत ही नेचुरल ढंग से और बहुत ही लंबी उम्र तक प्रॉपरली वो फिल्टर करता रहता है, और फिर यूरेटर्स और नीचे के आर्गन से जो टॉक्सिन्स है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे शरीर में लिक्विड का एक बैलेंस बना रहता है
और टॉक्सिसिटी से अपने आप को बचाया जा सकता है। आसनों का अगला इफेक्ट जॉइंट्स को आप बात कर लो, तो जॉइंट्स की आप बात करोगे तो शरीर में विशेषकर 3 जॉइंट्स का ग्रुप है, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट। तो मैं साइनोवियल जॉइंट्स की कुल अभी बात कर लूँगा। साइनोवियल जॉइंट्स का मतलब ये है कि ऐसे जॉइंट्स जिसमें मूवमेंट्स होते हैं, जैसे एल्बो जॉइंट्स, ये कंधे का जोड़, घुटने का जोड़, जो भी जोड़ है जो हड्डियों से लगातार और योगासनों से अप्लाइड पोर्शन को उसको कवर करता है। तो जॉइंट्स का स्वभाव ये है कि उसमें मूवमेंट्स होता है आवश्यकता अनुसार, मगर ऐसा व्यक्ति जो जॉइंट्स में कोई मूवमेंट्स लाता ही नहीं और लगातार अननेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करता है, उस दशा में क्या होता है, जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं और सालों साल ऐसा होता है। फिर वहाँ पे गाउटी आर्थराइटिस या जहाँ पे भी फॉरेन मैटर का मतलब ये हो गया कि ऐसी चीज जो शरीर के लिए हानिकारक होने वाली है, वो शरीर के जॉइंट्स में या कहीं भी किसी भी जॉइंट्स में इकुमुलेट हो जाए, तो वहाँ पे किसी भी तरह के इन्फेक्शन के होने के चांस बढ़ जाते हैं और वहाँ पे एक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम यदि आसनों के माध्यम से या यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है उसमें तो बहुत ही अच्छा है, हर एक जॉइंट्स के अलग अलग मूवमेंट बताएंगे, उनका अभ्यास नहीं करते हैं तो वहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाएंगे। फिर अर्थराइटिस का एक स्वरूप पैदा हो जाता है और अर्थराइटिस भी आप समझो 18-19 तरह की अर्थराइटिस होती है और फिर वो इस बड़ी बीमारी का कारण बन जाता है। इसलिए मूवमेंट्स जॉइंट्स से होना जरूरी है। इसके अलावा जो मसल्स है, जो मस्कुलर सिस्टम है, जैसे कि आप लोग जानते हो मस्कुलर सिस्टम शरीर को लचीला बनाने में कारगर होता है। तो जब हम अच्छा योगासन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक योगासन, आप ध्यान दो, हर एक योगासन के साथ साथ सांस लेना छोड़ना, कब लेना है कब छोड़ना है, ये नियम है। एक्सरसाइज में ऐसा नियम नहीं है। वो इसलिए है कि जो भी सर्टेन पोस्चर आप शरीर का बना रहे हो वैज्ञानिक ढंग से, उसका फिर शरीर पे कोई नुकसान ना हो, इसलिए सांस लेना और छोड़ना उसका एक नियम बताया गया है। तो प्रॉपर हम योगाभ्यास का अभ्यास करते हैं, विशेषकर आसनों का अभ्यास करते हैं, तो मसल्स के अंदर 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल का मतलब जैसे ये मैं अपना हाथ आगे मैंने कर लिया, फिर ऐसे सिकोड़ लिया, एक बार मैंने फैलाया, एक बार मैंने सिकोड़ लिया, तो इसमें भी शरीर की ताकत खर्च होती है। दूसरा, मुझे ये हाथ ऐसे आगे की तरफ करना, फैलाना है, ये कुल इसी तरह से नहीं हो रहा है। मेरे दिमाग में जो सेंसेशन जा रहा है उससे मुझे सूचना आ रही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हाथ आगे की तरफ कर लो, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं सिकोड़ लूँ, तो भी मेरे ब्रेन से सूचना आ रही है कि आप इस तरह से मोड़ लीजिए। तो फैलाने और मोड़ने के बीच में 0.1 सेकेंड का एक रेस्ट का टाइम होता है। 0.1 सेकेंड ये रेस्ट का टाइम होता है। अब तो वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये प्रमाणित हुआ है कि जो अच्छा योगाभ्यासी है उसका ये जो टाइम है ये बहुत ही बढ़िया ढंग से मेंटेन रहता है। और इस टाइम का मेंटेन रहने का मतलब जो यहाँ से और पूरा जो सूचना आ रही है, नर्वस सिस्टम अच्छा बना रहेगा, इसी को बोला जाता है भौतिक क्रिया मसल से संबंधित। दूसरा, अच्छा आप योगाभ्यास करोगे तो मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज है, जब ऑक्सीजन वहाँ पे जाएगा तो ग्लूकोज फिर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो पाएगा, तभी तो हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और जिनके शरीर में ऑक्सीजन कम है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल नहीं पाएगा, या यूं आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, चाहे वो ग्लूकोज जो लीवर से आ रहा हो चाहे मसल्स का हो। तो क्या होगा, ब्लड के अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा, और लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपको प्रोमिनेंट मसल्स में दर्द होगा, आप उदास बने रहोगे, लेथार्जिक बने रहोगे, आपको थकान आएगी, आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और एक लेवल पे तो फिर किसी काम को करने मन नहीं लगेगा और मेमोरी भी लॉस होने के इस तरह के प्रमाण मिले। तो इस तरह से एक मोटा ढेर सारी चीज़ें हैं, मगर जो योग से डायरेक्ट अप्लाइड पोर्शन है उसके बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई आसनों के इफ़ेक्ट्स का।
और मैं आसनों के नाम नहीं बता रहा हूँ, इसके पीछे मैं कारण बता दूं। देखिए, मेरा ये सोचना है कि योग को लोगों ने एक तरह की रामबाण औषधि बता दी हर चीज के लिए। बीमारी है तो उसके लिए भी रामबाण औषधि, कोई सामाजिक प्रॉब्लम है उसके लिए भी रामबाण औषधि, पारिवारिक कोई विघटन है उसके लिए भी रामबाण औषधि, आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी रामबाण औषधि। मतलब दुनिया कोई चीज नहीं है। लोगों ने जो वेस्टर्न कंसेप्ट, हमारा योग जब हमारा अमेरिका और उधर से घूमते हुए योगा बन के हमारे देश में आ गया, तब से हमने क्या किया, इसका सरफेस हिस्से को पकड़ लिया। सरफेस हिस्सा आप समझ रहे होंगे, योग तो बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। तो योग हमारा जब बाहर के देशों में योगा बन के आ गया, तो हम लोगों ने समझा कि ये चीजें हर चीज का एक विकल्प है और इसी सब कुछ चीज होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ वहाँ भी, मगर यहाँ योग का विद्यार्थी होने के कारण मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि 2-3 पॉइंट इसे बताना चाहूँगा। आजकल लोग भीड़ में योगाभ्यास कराते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, किसी ग्राउंड में कोई योग का जानकार आ गया, उसका मंच सज गया और उस मंच के सामने 200, 300, 1000 लोग, मंच पे जो विशेषज्ञ जो चीज कर रहा है या यूं कह लो करा रहा है, जो आसन कर रहा है, तो 200-400 लोगों की जो भीड़ है वो वही सारी चीजें कर रहे हैं जो विशेषज्ञ करवा रहा है। अब देखिए पॉइंट क्या है, जो भीड़ में 200-400 लोग या 1000 लोग हैं, उन 1000 लोगों में सबके शारीरिक स्थिति अलग अलग है। तो सगे भाइयों की भी शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है, मानसिक स्थिति अलग अलग है। प्लस उस ग्रुप में छोटा बच्चा भी हो सकता है 10 साल, तो उसकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अलग है, जॉइंट्स का मूवमेंट्स बहुत ही अच्छा है, उसकी इम्यूनिटी का लेवल अलग तरह का होगा, हो सकता है उसको कोई रोग ना हो। फिर 15 साल या 25 साल का लड़का है, उसकी शारीरिक क्षमता हृदय की, मसल्स की, जॉइंट्स की, बोन्स की अलग ढंग की है। फिर उधर 50 साल का है तो उसको हो सकता है एक आध रोग हो या जो भी प्रॉब्लम है। फिर 50 से 60 साल के लोग हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को मोटापा है, किसी को किडनी की बीमारी है। तो 1000 लोगों के मध्य में कोई भी एक जैसा नहीं है। कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई बच्चा है तो उसके शरीर की अलग स्थिति है, कोई जवान है तो ज़्यादा स्ट्रांग है फिजिकली, वो अलग ढंग की है। मगर क्या है, उस मंच पे खड़े होके या बैठ के जो व्यक्ति करवा रहा है, जो चीज करा रहा है वो सभी लोग कर रहे हैं, जबकि सबकी शारीरिक क्षमता, रोग का स्तर, हेल्थ का स्तर, मेंटल स्टेटस अलग अलग है। इसलिए भाई आज पतंजलि को याद करो, वो समय आ गया है, इसमें व्यापार से काम नहीं होना। योग के एकेडमिक स्वरूप को आप आगे बढ़ाना है तो योग, विशेषकर योगाभ्यास, व्यक्ति की व्यक्तिगत ढंग से उसकी शारीरिक क्षमता को जानिए, उसके बीमारी के स्तर को जानिए, उसके मेंटल स्तर को जानिए और बीमारी होने के कारणों को जानिए। तब उसको पर्टिकुलर आसन बताइए कि आपके लिए ये है और आपके लिए, चूंकि आपके शारीरिक स्थिति, रोग की स्थिति ये है तो आपके लिए ये है। आप मान लो जैसे 70 साल के या 80 साल के दादाजी हैं, उनको कोई बैलेंस ग्रुप का या एडवांस ग्रुप का आसन करा दिया, 25 साल वाला लड़का तो कर लेगा, 15 साल वाला कर लेगा, मगर 80-85 साल के हैं, हड्डियां कमजोर हैं, जॉइंट्स में तमाम तरह के रोग हैं, हाई बीपी के मरीज हैं या हार्ट की प्रॉब्लम है, हड्डी कमजोर है, तो आपने एडवांस ग्रुप का आसन कर लिया, उनका फ्रैक्चर हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मैं जो कहना चाहता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, हजारों हजार की भीड़ में जो आदमी खड़ा है या बैठा है या जिस तरह से जो आसन कर रहा है, सबकी रोग का स्तर अलग है, सबकी शारीरिक क्षमता अलग है, मेंटल स्टेटस अलग है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक एक आदमी से बात करके उसको जो आसन सूट करता है वो ही करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने बहुत समय पहले ये सब क्लासिफिकेशन कर दिया था, उसको आज हम लोग को अपनाने की जरूरत है। और इस कोरोना काल में तो मैं समझता हूँ कि अंधाधुंध ये सब अभ्यास को ना करें। हमारी क्षमता क्या है, हमारी उम्र क्या है, मुझे कौन सा रोग है, उस रोग में कौन कौन से लक्षण आते हैं, मेरी मेंटल स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से आसनों का चुनाव करें और उसका अभ्यास करें तो बहुत ही आशातीत सफलता मिलती है। भीड़ में, मेरा एक लाइन का है कि भीड़ में खड़े होकर के
सभी लोग एक ही तरह का आसन ना करें, इसके ढेर सारे शरीर पे बैड इफेक्ट पड़ते हैं और इसको मैं वैज्ञानिक ढंग से प्रूव कर देने की स्थिति में हूँ, क्योंकि शरीर सारे लोगों की शारीरिक क्षमता अलग है। रोग किसी को होगा, किसी को नहीं होगा, किसी का मेंटल हेल्थ अच्छा है तो फिजिकल हेल्थ खराब है, किसी का सोशल हेल्थ अच्छा है तो उधर स्पिरिचुअल ढंग से नहीं सही है। तो योग में एक देखिए, योग में आने से पहले पात्रता होने की जरूरत है। डिग्री डिप्लोमा एक ठीक है, वो भी एक योग्यता है, आपको अपने काम में एक निखार ले आता है, मगर योग में योग्यता के साथ आइए। जैसे आप मान लो शराब की बोतल में गंगा जल डाल दो, है कोई फायदा उसका? है कोई फायदा? तो हमारे शरीर में उतनी पात्रता नहीं है, हम बीमार हैं और फलाना ने कह दिया कि तुम फलाना भ्रष्टिका प्राणायाम करो, या मुझे ब्रेन ट्यूमर है तो उन्होंने कह दिया आप कपाल भाती करो। कपाल भाती के खूब विलक्षण लाभ है, मगर इन रोगियों के लिए नहीं ठीक है, क्योंकि कपाल भाती बहुत ही बड़ा ब्रेन सेल स्टिमुलेटर है। जिनको ट्यूमर है ब्रेन में, वो कर लेंगे तो बहुत ही, जितना बीमार है उससे 20 गुना और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। इसलिए शारीरिक पात्रता को बढ़ाना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल आप दे दूं, जैसे शरीर में पात्रता नहीं है तो गंदे गिलास में साफ पानी पीने से कोई फायदा है क्या? तो इस चीजों को जानना, आज ये कोरोना ने ये सब सारी चीजें हमें सिखा दिया है कि हम अपने ऋषि मुनियों के ज्ञान को एक तरह से एकदम से व्यापार की तरफ ही न ले जाएं, इसकी वैज्ञानिकता को प्रमाणित करें। और ये सारा जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही हजारों वर्ष पहले से प्रमाणित है। उन साहित्यों को हम लोग खोजें और जन सामान्य के सामने सब चीजों को ले आए। मैं सोचता हूँ 11:15 हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट्स होगा, मेरा एक पसंदीदा विषय है इसलिए हम इस पे बहुत बोल सकते हैं, मगर मेरी एक समय की सीमा है। लंग्स एंड प्राणायाम। आज के समय में लंग्स के बारे में एक साधारण सा आदमी भी जान गया होगा कि फेफड़ा क्या है साहब, ये इन्फेक्शन किस तरह से कोरोना वायरस का हो रहा है। फिर प्राणायाम। देखिए, आज से अभी लोगों का, मेरी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, अभी 20 साल पहले ही जैसे डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों के सामने सब आता था प्राणायाम है, ये वो करो, तो लोग कहते थे अरे ये सबसे, मैं खुद उदाहरण हूँ, इस सबसे क्या सब चीज हो सकती है क्या अमरजीत? तो मैं लोगों को लिटरेचर दिखाता था कि ये देखिए सर, ये ट्रेडिशनल है, इसको साइंटिफिक पैरामीटर्स को ले आइए, इसमें ये चीज हो सकती है। तो लोग करते तो थे मगर बेमन से करते थे। आज पूरा अपना देश ही नहीं, पूरा विदेश प्राणायाम की जय जयकार कर रहा है। साहब, मैं ये कहना चाहता देश के वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से, अपना जो भारतीय ज्ञान है बहुत ही विलक्षण है। आप वो जो प्रोन पोजीशन बोल रहे हो उसको बोलो ना, मकरासन नाम ले लो, तो कुछ तो आसन का नाम लो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों कह रहे हो उसको? प्राणायाम अभी तो करो। कोरोना सिखा रहा है आपको हमारा भारतीय नॉलेज कितना स्ट्रांग है और कितना पुरातन है और कितना शरीर को बैलेंस करता है। तो डीप ब्रीदिंग छोड़ दो भैया, प्राणायाम कम से कम कहो। उधर प्रोन ठीक है बोलिए, मगर बताइए कि फला चीज में मकरासन है, जो ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले ये सब चीजें बताई थी। तो देखिए, आजकल धारणा क्या है, लोगों ने ये समझा दिया कि जितना ज्यादा प्राणायाम करोगे, यहाँ मैं पर्टिकुलर प्राणायाम नाम नहीं बताऊंगा, मैं डिजीज के हिसाब से सब प्रिस्क्रिप्शन बताता हूँ, मगर मोटा मोटा लोगों ने ये बता दिया है कि जितना प्राणायाम करोगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका हेल्थ बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। योग का विद्यार्थी होने के कारण मैं ये बता सकने में सक्षम हूँ कि देखिए, हर एक व्यक्ति, जैसे विपिन जी हैं और ये मैडम का नाम मैं जान नहीं रहा हूँ, तो विपिन जी की ऑन एवरेज लंग्स की जो एयर कैपेसिटी होगी, एक एवरेज है, पूरा दुनिया का बना करके एक फार्मूला बनाया गया है, इनकी लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी होगी एयर धारित करने की, एयर लेने की, करीब 4600 ml है एक ऑन एवरेज पुरुष में, और महिलाओं में 3400 ml के आसपास होती है ऑन एवरेज। थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो दोनों आदमी की वाइटल कैपेसिटी अलग हो गई ना। अच्छा, जो लोग बहुत ही धावक हैं या बहुत ही बड़े लेवल के एथलेटिक्स हैं, उनकी 4000 से 5000 से 6000 तक भी हो सकती है, मगर बहुत विशेष लोग होते हैं।
तो क्या है कि आप इस बहकावे में या भुलावे में न रहिए कि हम दिन भर प्राणायाम कर रहे हैं, 4 घंटे प्राणायाम कर रहे हैं तो ढेर सारी ऑक्सीजन ले रहे हैं और शरीर में वो जा रहा है और हमको बहुत फायदा होगा। ऐसा नहीं है। शरीर को जितनी ऑक्सीजन है शरीर की जरूरत उतनी ही ऑक्सीजन लेगी, चाहे आप प्राणायाम आधा घंटा करो चाहे 20 मिनट, 20 मिनट में उसकी आवश्यकता पूरी हो गई तो सफिशिएंट। बाकी आप दिन भर, दोपहर भी, शाम भी, फिर एक बार और धड़ाधड़ मार रहे हो तो उसमें कोई फायदा होना नहीं। उल्टा हम अपने शरीर के जो नेचुरल उसका नियम है उसको भंग कर रहे हैं। देखिए जो लंग्स है इसमें ब्रोंकियल ट्री का हिस्सा है, फिर एल्वेलाई है, ब्रोंकियोल्स है, एयर सैक है। वो फिर बहुत ज़्यादा उसको स्टिमुलेट करोगे तो खुलने बंद हो जाते हैं एयर सैक और वो सब जो ऑर्गन्स है। फिर उधर इंटरकॉस्टल मसल्स है वो काम करना बंद कर देगी। जो रिब्स के उधर है प्लूरल मेम्ब्रेन वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस धारणा को आप छोड़ दो कि जितना ज़्यादा प्राणायाम करोगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाएगी, हमारे लाभकारी होगी। नियम ये है कि शरीर के अंदर टाइडल एयर है, फेफड़े के अंदर टाइडल एयर है, रेजिडुअल एयर और कॉम्प्लीमेंट्री एयर है, और उधर लंग्स की वाइटल कैपेसिटी ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो तीनों चीज़ों में बैलेंस बनाने के लिए आप डिजीज वाइज, हेल्थ वाइज आप चीज़ों को डिफाइन कर लीजिए। लिटरेचर आप देख लीजिए, सब चीज़ें इसमें डिफाइन की गई हैं, उसके हिसाब से आप प्राणायाम करिए। बहुत ही सुंदर तरीका है लंग्स को अच्छा रखने का, उसकी एक्सरसाइज के लिए। देखिए साइंस ने ये डिस्कवर कर दिया है कि जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो या ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन ना होने को बोला जाता है एनॉक्सिक कंडीशन। जैसे फेफड़ा है तो जो लोग बहुत ही हल्की सांस लेते हैं उनके जो फेफड़े के एपेक्स रीजन में सेप्रोलैक्टिक बैक्टीरिया या किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस के डेवलप होने के चांस खूब ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी जिस हिस्से में, वहाँ पे फिर बैक्टीरिया और वायरस के ग्रो होने के खूब चांस हो जाते हैं। इसलिए हम प्राणायाम करें मगर अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही करें, अंधाधुंध ना करें। देखिए क्या है, जो जहर है वही तो औषधि है। जितने भी हम गोलियां खाते हैं, ठीक है, जितनी गोलियां खाते हैं उसमें रसायन होते हैं ना, ढेर सारी खा लें तो क्या है, उसके ढेर सारे बड़ा बड़ा साइड इफेक्ट हो जाएगा। और उसकी छोटी मात्रा में डॉक्टर ने कहा कि 100 mg की आपको 12 घंटे बाद खानी है, उतनी खाते हैं तो थोड़ा हमको आराम होता है। मतलब क्या है, वो केमिकल ज़्यादा आप खा लो तो शरीर को नुकसान है, छोटी मात्रा में खाओ तो तुमको औषधि जैसा काम करता है। ठीक उसी तरह से है प्राणायाम, जितनी ज़रूरत है उतनी हवा अंदर आप ले जाओगे, ऑक्सीजन आप अंदर ले जाओगे, तभी वो फेफड़े के लिए या शरीर के लिए लाभदायी है। मगर अपनी शरीर की क्षमता और आवश्यकता से आगे जा कर के चीज़ें आप करोगे तो वो शरीर के लिए बिल्कुल ही लाभदायक नहीं है। और उल्टा आपने जो अननेचुरल कंडीशन पैदा कर दी शरीर में, उसको मेंटेन करने के लिए शरीर को ढेर सारी ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति और अपनी चेतना को खर्च करना पड़ता है। तो फायदे की जगह उसका नुकसान हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना एकदम जरूरी है। अगला पॉइंट्स है मेडिटेशन वाला, मैं बात कर रहा था, इसको छोटे में बताऊंगा। देखिए मेडिटेशन और ध्यान, मैं अभी कहूँगा तो आप लोग कहोगे तो बहुत दूसरे तरह की बात करें। मेडिटेशन और ध्यान दोनों अलग है, दोनों के अर्थ गहरे हैं। ध्यान का अर्थ बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा, और मेडिटेशन तो मेरिडियन से बना है। आप लोग योग के विद्यार्थी हैं, सभी लोग जानते होंगे। इसका मतलब होता है एक जगह एकाग्र कर लेना। तो खैर ठीक है, कभी अवसर होगा तो इस पर भी 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है। और तो आज के समय में जैसे मान लीजिए ध्यान नहीं लगता है, आंख बंद करके बैठ गए और मन चला गया है बम्बई या कलकत्ता और हम आंख बंद करके बंद हैं, तो ये ध्यान नहीं है। मगर मान लो कि यही ध्यान है, मगर मानना नहीं, अभी जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक मान लो। खाली आंख बंद करके शांत चित्त आप बैठ जाते हो तो इसका भी बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक इफेक्ट है शरीर में। आप एकाग्रचित होकर के एक सर्टेन मेडिटेटिव पोस्चर में आप बैठ जाते हो तो योग की रिसर्चेज ये कहती हैं कि लगातार आप अभ्यास करते जाओगे, खान पान अच्छा रखोगे, सोच अच्छा रखोगे, तो एक मेडिटेटिव पोस्चर में आप बैठने मात्र से ही प्रसन्नचित होकर के आपके शरीर में या हमारे शरीर में डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये जो हैप्पी हार्मोन्स की कैटेगरीज है, इसका उत्पादन या इसका सिक्रेशंस एंडोक्राइन ग्लैंड से खूब बढ़ जाता है।
जिसका बहुत ही अच्छा शरीर पे प्रभाव पड़ता है। उधर जो ब्रेन वेव है, फिर इसी के बेस पे जो ब्रेन वेव की जो फ्रीक्वेंसी है अल्फा थीटा जो भी नाम है वो प्रॉपर बनी रहती है। इससे ज़्यादा बताने भर का मेरे पास समय नहीं है क्योंकि टाइम होने आया है। और अगला है योगिक प्यूरिफिकेशन सिस्टम, मैंने बताया था अगला बिंदु। देखिए, योग प्राकृतिक चिकित्सा में ये माना जाता है, जैसे एलोपैथिक में है कि किसी भी रोग के होने का कारण है इन्फेक्शन या डिफिशियंसी, और आयुर्वेद में रोग होने के कारण है वात पित्त कफ की असामान्यता, होम्योपैथिक में रोग होने का कारण है कि वुड फोर्स की शरीर में कमी, प्राकृतिक चिकित्सा में रोग होने का कारण है एकुमुलेशन ऑफ फॉरेन मैटर, शरीर में विजातीय तत्वों का संग्रह, और योग में रोग होने का कारण है शरीर में प्राण तत्वों का असंतुलन। तो दोनों एक दूसरे से, आप बाद में इसको कोरिलेट करोगे तो एक दूसरे से अंतर संबंध है इसका। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने योगिक प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाया। उसमें जो भी षटकर्म की क्रियाएं हैं, जो भी शरीर हमारी अलाउ करती है, हम उनको अपनाएं। और इस समय कोरोना काल में जलनेती है या शंख प्रक्षालन है, जितनी आपकी क्षमता है, जो भी चीज़ें आप कर पाएँ, जिस तरह का रोग का स्टेटस है उसको आप करें तो शरीर का शोधन होगा। इसलिए कहा जाता है कि इस योग प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का इलाज नहीं होता है, रोगी का इलाज होता है। यहाँ पे रोगी का इलाज करने का अर्थ है कि शरीर की पूरी शुद्धि कर दी जाती है। तो शरीर शुद्ध रहेगा, प्योर रहेगा, तो किसी साइंस भी कहती है कि कोई भी बैक्टीरिया और वायरस शरीर में तभी ग्रोथ करेगा जब उसको ग्रोथ करने का चांस होगा, वो फेफड़े में हो या ब्लड वेसल्स में हो या मसल्स में हो या ज्वाइंट्स में हो। तो पूरी शरीर की यदि शुद्धि हो जाती है तो फिर उस बैक्टीरिया और वायरस के ग्रो करने के चांस बनता नहीं। इसलिए अब बड़े बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट भी कहते हैं कि आप स्टीम लीजिए, काढ़ा पीजिए, जलनेती कीजिए। आजकल बताया जा रहा है ना, पेट को अच्छा रखने के लिए एनिमल लेते जाइए। हमारे यहाँ तो एनिमल लेने की जरूरत नहीं है, तमाम तरह की ऐसी क्रियाएं हैं जिससे पेट खूब बढ़िया रहेगा, जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो बाहर की स्वच्छता और अंदर की स्वच्छता, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्वच्छता के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उधर हठयोग में, घेरंड में और तमाम तरह के साहित्य में शारीरिक शुद्धि के मार्ग बताए हैं। उसको आजकल अपनाना खूब आवश्यक हो गया है, जिससे हम इस संकट से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा योगिक डाइट, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 तरह की योगिक का डाइट का कॉन्सेप्ट है, उसको बताने नहीं चाहता। आप सात्विक डाइट पर रहिए। देखिए, ऋषि मुनियों ने कितना समय, हजारों उपनिषदों में तक में इसकी व्याख्या है, ये जो सात्विक आहार की, उस समय उन लोगों ने व्याख्यापित कर दिया था कि शरीर के लिए उपयोगी है। और आज साइंस ये कहता है कि भोजन 80% अल्कलाइन भोजन होना चाहिए और केवल 20% एसिडिक भोजन होना चाहिए। आज समझ आ रही है। जबकि हमारे यहाँ सात्विक भोजन के रेफरेंस में, सात्विक आहार के डिस्क्रिप्शन में बहुत ही पहले ढंग से क्षारीय भोजन को ज़्यादा मान्यता, ज़्यादा महत्व, ज़्यादा उसकी प्रशंसा की गई है। तो इस समय कोरोना काल में तमाम ऐसे लोग जो घरों में रह के ठीक हुए हैं, उनकी भोजन करने की आप देख लो दिनचर्या, तो वो है ज़्यादा ज़्यादा क्षारीय आहार, फ्रूट्स, वेजिटेबल, बॉयल फूड। आजकल कोई डॉक्टर नहीं कहता साहब समोसा भी खा लेना, नॉनवेज भी खा लेना, ये भी खा लेना, कोई नहीं बोलता। सब यही बताते हैं कि हम नारियल पानी पीजिए या जिंक की गोली ले आइए। तो हम ये कहते हैं हम नारियल पानी पीजिए, उसमें भी तो नेचुरोपैथी में बताया गया नारियल पानी में जिंक है। अंकुरित आहार लीजिए, जैसे चना है या 5 अनाज का अंकुरित, लिविंग फूड, इसको लिविंग फूड कहा जाता है, जीवंत आहार। इससे और आपकी चेतना बढ़ेगी और डाइजेशन अच्छा होगा। और देखिए, जो भी सीजन होता है, योग ये कहता है जो भी सीजन होता है उस सीजन में आने वाली बीमारियों का उपचार नेचर उस मौसम में होने वाले फल फूल और सब्जियों में उसका उपचार भेज देता है। तो इस ऋषि मुनि परंपरा के इस सूत्रवाक्य को हम लोग आज याद करें और मौसमी फल सब्जी इन सब का आहार लेने की कोशिश करें, जिससे हमारी शरीर की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे और शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम हो पाए। इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं, कभी और कर लिया जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन वाला जो संकट है, ऑक्सीजन सेचुरेशन इतने % आ गया,
और इतना नॉर्मल होना चाहिए, इसमें बताने की जरूरत नहीं। आप लोग सुन के पक गए होंगे, सभी लोग इससे पूरी तरह से पारंगत हो गए होंगे। देखिए, ये जो वातावरण है, हम गहरी बात कर रहे हैं, इस वातावरण में ढेर सारी गैसेज है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जोनान और ओजोन, ये सब गैसेज हैं। तो ये वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो 20-21% है। आप कमरे में हैं तो उसका लेवल अलग है, पेड़ के नीचे बैठे हुए तो अलग है। तो ये भी आप देख लो, प्राणायाम तो खूब धड़ाधड़ उसके कहने से जो अवतरित हुआ था मंच पे, उनके कहने से आप खूब धड़ाधड़ मार रहे हो, मगर देख लो आपके कमरे में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। हमने तो हाउसिंग मैनेजमेंट घर इस तरह से बनाया कि बिल्कुल हवा अंदर आए ही नहीं, एसी लगनी है साहब, तो कोई खिड़की उड़की से छेद भी नहीं दिखाई दे कि बाहर की हवा आए। तो आप देख लो कहाँ बैठ के कैसे कर रहे हो। तो एक ये संकट है। दूसरा, कितने दिनों तक वातावरण से ऑक्सीजन लेने का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाओगे? ये ऑक्सीजन आप कहाँ से लाओगे? हमने क्या किया, नेचर ने, कुदरत ने एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रखा था। पेड़ पौधे, पोखर, तालाब, नदियां जो हमारी लाइफ लाइन है, हमने क्या किया, पेड़ पौधे तोड़ काट डाले, लगातार जंगल का दोहन हो रहा है, नदियां और पोखर मैं समझता हूँ नाले बन गए, और तालाब तो मुझे लगता है पट के लोगों के मकान बन गए, जंगल कट गए, हरे भरे जंगल कट गए, और सीमेंट के, कंक्रीट के जंगल हमने खड़ा कर दिया और खड़ा करते ही जा रहे हैं। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन इस वातावरण में रहेगी कब? जब पेड़ पौधे होंगे तो उस पे जो सनरेज आएगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो उनका एक प्रोसेस हो करके तब तो ऑक्सीजन पैदा होगी जो वातावरण में रहेगी। तो हमने मीन्स ऑक्सीजन के स्रोत को खत्म कर दिया, और उसके सबसे बड़े जिम्मेवार हम ही मानव है। दुनिया जीवों में सबसे ज्यादा होशियार बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि वाला मानव है, मगर उसी ने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो योग में या नेचुरोपैथी में या भारतीय ट्रेडिशन में, इसलिए आप देखोगे जंगल, पेड़ पौधे, यहाँ तक इतने ऋषि मुनि विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उनको पता था कि इस पेड़ से ज्यादा ऑक्सीजन आती है। उन्होंने एक वर्जना दे दी कि साहब इसमें देवता का वास होता है, इसकी पूजा करो, इसको काटोगे तो पाप लगेगा, चाहे फला चीज लगेगा। इसलिए उन्होंने एक निषेध बना दिया था कि इसको न काटिए, जिससे मानव जाति को ऑक्सीजन जो प्राण वायु है वो मिलती रहे। तो अब इधर धड़ाधड़ प्राणायाम करो, बंद कमरे में करो, एसी वाले रूम में करो, और आप नुकसान कर रहे हो। इसलिए हम लोग आज इस वेबिनार के माध्यम से ये संकल्प लें कि सभी लोग एक पीपल का पेड़ जरूर लगाएं। या जमीन नहीं हमारे पास है, हम शहरों में रहते हैं, कुछ गमले में ही लगा लें, जिससे ऑक्सीजन वाला आगे आने वाला, देखिए अभी तो कोरोना वायरस आया है, जिस तरह से हमने प्राकृतिक असंतुलन पैदा किया है, मैं समझता हूँ कि और भी ढेर सारे वायरस बैक्टीरिया आ सकते हैं। अभी तक तो हम लोग ये जान ही नहीं पाए कि जो कोरोना वायरस है ये मतलब आर्टिफिशियल वायरस है या नेचुरल वायरस है। इसको भी जानने की जरूरत है, तो इसको जानिए। मगर इकोलॉजिकल बैलेंस, जैसा कि आयुर्वेद में, योग में, नेचुरोपैथी में मान्यता है कि पेड़ पौधे इनको काटिए नहीं, इनकी पूजा करिए, मतलब इनको पानी दीजिए, खाद दीजिए, इसको कटने से बचिए, यही करने का प्रावधान बताया गया है। नदियों में स्नान का महत्व था, एक निश्चित तिथि पे स्नान का महत्व था, एक निश्चित तिथि पे पत्ते जलाना, फिर उसका सुगंध लेना या हवन करना, उसमें ये जड़ी बूटी और ये होगा, सब सारी चीजें जीवन के बेहतर प्रबंधन के लिए ऋषि मुनियों ने बनाया था। उसमें बहुत ही बड़ा इकोलॉजिकल बैलेंस का बहुत ही बड़ा रोल है। तो ये पेड़ पौधा रोपण, ये विपिन पथिक जी, ये भी एक अभियान आप लोग चलाओ। हम तो कर चुके हैं और लोगों को करने के लिए कहते हैं, क्योंकि छोटे एक एक बूंद से ही देखिए सागर बनता है, घड़ा भरता है। तो अपने लेवल का एक यदि है तो वो भी हम करना प्रारंभ कर दें, अन्यथा ये करोड़ों रुपए के भवन, अट्टालिकाएं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां और सोने के बिस्तर पे सोना, ठीक है ना, पहले तो सोने का चम्मच बात होती थी, अब सोने का बेड, ये सब कहीं नहीं। ये क्या करोगे जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, क्या करेगा आदमी? तो इसलिए आगे की सोचने की जरूरत है, और ऋषि मुनि परंपरा, योग की परंपरा आगे आगे चीजों को बताई है, उसको लिटरेचर से ले आइए, लोगों के बीच में इस तरह के वेबिनार के माध्यम से रखिए। अगला है आहार के बारे में। तो आप ऐसा आहार लीजिए
भैया वो लिंक खोल दो, इंटरनेशनल वो जरा बता दो, 5 मिनट कर रहे हैं। ऐसा आहार लीजिए जो आपको औषधि के रूप में शरीर में काम आए। मोटा मोटा मेरा कहना है, ये ऐसा आहार आप लीजिए जो शरीर में आपके औषधि के रूप में काम आए। इसके अलावा लास्ट में मैंने एक पॉइंट रखा है, पॉजिटिव सोच। सकारात्मकता के साथ जीवन जीना आवश्यक है, और सकारात्मक ढंग से जीवन जीने का मतलब ये है कि आप सकारात्मक ढंग से हैं, या सकारात्मक रहने की आपके जीवन दर्शन में, आपकी सोच में, आपके व्यक्तित्व में यदि आदत है, तो आप पूरी तरह से मान लीजिए आपके वाणी में, कर्म में, सोच में और एक्शन में एकदम से बैलेंस बना रहेगा। फिर एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आप हॉलिस्टिक हेल्थ अपने जीवन में उद्घाटित कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं, और माफ़ कीजिएगा मुझे अभी किसी और कार्यक्रम के लिए ज्वाइन करना है, तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर न दे पाने की स्थिति में हूँ समय की बाध्यता के कारण। एक बार पुनः विपिन जी को और ये मैम मुझे दिखाई दे रही, और इसके अलावा जितने भी वर्चुअल मोड पे लोग जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत बारीकी, बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत सही तरीके से समझाया है। जिस तरीके से आपने समझाया है डेफिनेटली आपके एक एकेडमिशियन भी आ रहा है और एक योगी की झलक भी आपसे दिख रही है। ऑल्सो आपने ये भी मुहिम हम लोगों को बताई है कि हम लोगों को, सब लोगों को एक साथ मिल के पेड़ लगाने चाहिए। ये बहुत कम लोग इस चीज का मोटिवेशन देते हैं, सब अपने बारे में बताते हैं कि ये करिए ऐसा योग अभ्यास। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ज्यादा टाइम न लेते हुए आपसे दोबारा जुड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। विपिन जी। सर बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, आपने इतना ज्ञानवर्धक वेबिनार आयोजित किया है। सर का इसकी इंटरनेशनल मीटिंग है, इससे सर लेफ्ट हो गए हैं, और मैं पुनः सभी दर्शकों की तरफ से सर का एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि सर बहुत ही एकेडमिक रूप से एक्टिव रहते हैं। और सर जुड़े, सर का धन्यवाद, क्योंकि सर हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं। और कल का जो सेशन हमारा होगा उसमें डॉक्टर मदन मानव जी होंगे, और मदन मानव जी हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन की भूमिका में या उनके मेंबर की भूमिका में है। तो आप लोग कल बिल्कुल जुड़िए, सभी लोग जुड़िए, और आनंदमय जीवन के बारे में हम लोग कल सीखेंगे कि कैसे डेली हमारे सेशन में नए नए वक्ता जुड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो सेशन है उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान से संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है। इसमें इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत बिरादर सर, और हमारे जो जितने भी पदाधिकारी यूपीवाईसी के हैं सबकी तरफ से वर्क कर रहे हैं। और निसंदेह आप लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला मुझे। आज मैं देख रहा हूँ सभी लोग एक्टिवली सुन भी रहे हैं, और क्योंकि सुबह से ही कल अपने कानपुर में बारिश वगैरह भी हुई तो इसमें नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, जब अच्छा काम करते हैं तो ये अच्छे सब काम जल्दी से हो ही जाते हैं। और सर ने एक रिक्वेस्ट जो की है कि हम लोग पेड़ पौधे लगाने का भी अभियान करें, तो निसंदेह हम व्हाट्सएप पर अपनी बात को ना कह करके उसको मूर्त रूप में दें, उसको अपने घर में, जैसा कि सर ने कहा कि गमले में लगाएं वगैरह वगैरह, तुलसी का पौधा लगाएं। तो हम इसको भी अभियान के रूप में सर की बात को बिल्कुल यथावत लेंगे, और इसको भी एक बड़ी मुहिम के साथ में उत्तर प्रदेश ही नहीं समस्त देश में भी हम इस बात को अभियान के रूप में लेंगे। और जितने भी हमारे लोग हैं, तो मैं चाहूँगा कि सभी लोगों का धन्यवाद है, और सभी लोग बिल्कुल, जो आज हमारे अतिथि ने एक रिक्वेस्ट की है कि आप लोग पेड़ पौधे लगाएं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ किस काम आएंगी, इतने बड़े महल किस काम आएंगे जब तक ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी। आजकल पूरा देश इसी भयावह स्थिति से गुजर रहा है, तो ईश्वर जल्दी सब कुछ अच्छा करेगा। आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग कल फिर जुड़ेंगे इसी समय 11 से 12 के बीच में। धन्यवाद, आप सभी का मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।